अभी जो हमारे सहयोगी हैं डेविड, उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा कि अच्छा हाँ मुनव्वर राना, उन्होंने माँ के ऊपर बहुत लिखा है और मैंने उस शेर को जिया है कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, और भी तमाम शायरियाँ। लेकिन उन्हीं ने ये भी लिखा है, अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूँ वजीर होते हुए। अब मेरा सवाल ये है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से लेकर, लंबे समय तक आप मुनव्वर राना साहब के साथ रही, सिटी ऑफ जॉय से लेकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स के स्टेट तक आप आई हैं, बहुत सख्त मिजाज मुनव्वर राना साहब, और डांट भी निश्चित तौर पर पड़ती रही होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है कैलकाटा में हुई, जो अब कोलकाता है, और पली बढ़ी मैं वहीं उसी खूबसूरत परिवेश में पली बढ़ी हूँ। बंगाल का अपना एक नशा है, और उस सरज़मीन से होते हुए जब मैं वो एक बहुत मीठी ज़ुबान बांग्ला बोली जाती है, वहाँ से होते होते और घर में उर्दू। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है, पापा एग्रेसिव तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उसूलों के बहुत पाबंद थे, उनके अपने एथिक्स इतने मजबूत थे, वो उसूलों के साथ समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। और आपने देखा होगा कि अपने आखिरी के दिनों में, पिछले 10 सालों में अगर ख़ास कर बात करें, तो पापा के मिजाज में थोड़ा बदलाव आया था, क्योंकि वो उनका एक दर्द था। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से वो दर्द बताती हूँ। वो बार बार ये कहते थे, बेटा मेरा सबसे बड़ी तकलीफ़ मुझे ये है इस वक्त कि मैंने जिस हिंदुस्तान में आँख खोली थी, उस हिंदुस्तान में मेरी आँख बंद नहीं होगी। उसका मतलब बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। उस वक्त में इतनी फ़िरका परस्ती नहीं थी, उस वक्त में एक खुशनुमा माहौल होता था, और एक ख्वाब जो उस वक्त के लोगों ने देखा था, ख़ासकर आज़ादी के वक्त की बात करें, जिस ख्वाब को जिया था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अहिल्याबाई ने, झांसी की रानी, बेगम हज़रत महल, रज़िया सुल्तान, इतना वो ख्वाबों का जो हिंदुस्तान था, उसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये उनकी तकलीफ थी। तो आप जिसको एग्रेशन दुनिया समझती है, आप क्या, सब लोग कहते थे, बल्कि घर में भी कुछ लोग कहते थे पापा बहुत, ये उनके अंदर का तेज़ाब था जो कलमों में आ जाता था उनके कलम में। वो नहीं चाहते थे, उन्होंने तो हमेशा अशकों से अपने शेरों को लिखा, अपने आसपास की ज़िंदगी को के एहसासात जो रिश्तों के होते थे उस पर शायरी की। लेकिन जो हालात थे जी, उसको लेकर वो नाराजगी रोक नहीं पाए अपने आप जरूर को। थी, नाराजगी जरूर थी। जी। न्यूज़ 18 इंडिया की एक रिपोर्ट भी है, हालांकि वो शेर उन्होंने हटा दिया था, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। आइए उन्होंने किया, ट्वीट किया और फिर इसे हटा भी लिया। तो जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, शायर या साहित्यकार जब उसके कलेजे पर ठेस लगती है तो वो कलम के ज़रिए चीज़ों को निकालता। एक बात और, मैं राजनीति पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक, आप जानते होंगे, बतौर शायरा मैंने कहा था, कितने नर्म एहसास हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं मेरे पास, अमानत उसकी, साथ में गम का समंदर है इनायत उसकी। एक तरफ ये इस तरह के ख्यालात, और दूसरी तरफ रोज रोज की आपाधापी में आप जो बयान चलते हैं, राजनीति चलती है। एक और जिक्र है, ना देख हिकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। ये मुनव्वर राना साहब ने जी। कहा था। वो घटनाक्रम क्या है? जी मैं बताती हूँ। एक्चुअली आपने जो थोड़ा सा पहले जिक्र किया, तबसरा, उनका जो शेर है गोदाम जला दो, ये उनका दर्द उन गरीबों के लिए था कि जब बड़े बड़े सेठ अपने गोदामों में अनाज सड़ा देते हैं, लेकिन गरीब के निवाले या हलक तक नहीं जाते हैं। वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी को एक नया आयाम दिया, और उन्होंने कहा कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उन्होंने शेर कहा कि भटकती है हवस दिन रात सोने की, दुकानों में गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। आप समझ नहीं सकते कि वो एहसास क्या हो सकते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा था जिसको गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया। बहरहाल ठीक है, शायर का अपना कलम है। लेकिन आपने जो मेरे शेर पढ़े और उन एहसासात की आप बात कर रहे हैं, ये एक पूरी तरीके से नाराज वो नहीं चाहते थे कि आप हाँ, शायरी के मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एक बहुत ही कड़वी और सच्ची बात मैं आपके चैनल पे कहूँगी कि उनको मंच की शायरी पसंद नहीं थी। ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हुआ इधर लोगों के, तो वो ये तो चाहते थे कि शेर कहें, वो ये तो चाहते थे। ये तो बहुत पहले का शेर है, जब शायद हम लोग पैदा हुए होंगे, उस ज़माने में उन्होंने ये गज़ल कही थी कि न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो उनको ये दर्द था कि अदब की दुनिया से अदब गायब होता चला जा रहा है, कारखानों से शायरी ला करके पढ़ी जा रही है। वो चाहते थे कलम हो, सच्चा हो, अच्छा हो,
और पूरी तरीके से अपना हूँ। तो उनको ये लगता था, बाद में जब उनको एक बार ये पता चला, राहत इंदौरी अंकल ने बताया कि एक किताब निकलती है, मैगज़ीन है, अक्षरम संगोष्ठी, वो गालिबन लंदन से कहीं से निकलती थी। तो मैंने उसमें कुछ अपनी गज़लें छुपा के ऐसे ही भेज दी थी, मेल कर दी थी, वो छप गई और वो किताब राहत अंकल के हाथ में आ गई। तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि भाई अब तो सिलसिला आगे जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद। पापा ने कहा मतलब? कह लें भाई मेरे हाथ में एक रिसाला है और उसमें सुमैया राना गज़ल की गज़लें आई तो हुई हैं। राहत अंकल पे बहुत गुस्सा आया होगा। नहीं, उनकी बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा अम्मा कैसी बातें कर रहे हो। खैर फिर वो मुझे बुलाया गया, फिर पापा ने किताब सामने रखी, कहा ये क्या है, फिर मैंने बताया तो वो खुश हुए। उन्होंने कहा बस इसमें एक ये है कि जब भी कभी किसी रिसाले में शाये होने के लिए या छपने के लिए दें तो किसी को दिखा लें। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि मैंने बहुत सारी गज़लें कही और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी एक बुक भी आ जाएगी सामने। लेकिन एक भी शब्द का मैंने इस्लाह ना पापा से कराई ना उन्होंने करी। ये अदब उनके आखिर वक्त तक कायम रहा कि तलफ़्फ़ुज़ को लेकर भी डांट दिया करते थे, ऐसी घटनाएं भी हुई? जी जी, कई बार ऐसा हुआ। मैंने एक बार कहा कि पापा आजकल की लड़कियों के तो रकाब पे पैर हैं। पापा ने कहा भाई ये रकाब क्या चीज़ होती है? हमने कहा पापा रकाब, कह लेंगे रकाब लफ्ज़ है, अपनी तलफ़्फ़ुज़ सही करिए, शर्मिंदगी होती है कहीं पर आप रकाब बोल देंगी। तो इस तरह की बहुत सारी वो हैं जो आए दिन हम लोगों को डांट पड़ती रहती थी और मुझे खुशी है इस बात की कि डांट खा खा के हम लोग बरत गए, कम से कम बहुत सारी चीज़ें थी जो सही हो गई। तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन, उच्चारण जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उसका जिक्र हो रहा है। मैं उस पर एक शेर भी पढ़ना चाहूँगी। मेरे पापा का ही शेर है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फन आया है। ये इसे मैं अक्सर कोट भी करता रहता हूँ। जब भी आपके संघर्ष का जिक्र होगा तभी हमेशा इसका जिक्र आएगा और अपने जो पूर्वज हैं उनके सम्मान में भी इसका जिक्र अक्सर किया जाता है। एक और बात, थोड़ा सा ये सवाल ऐसा लगता है कहीं कहीं कि आप खुद भी ये पसंद करते हैं कि कट्टरपंथी आपको कहा जाए, आरोप ये भी लगते हैं कि आप शरिया की वकालत करती हैं, वो क्या वजह है? देखिए, शरिया की अगर बात करें तो शरिया की वकालत तो इस मुल्क के आइन ने यानी संविधान ने भी की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जायज़ हैं, जो संविधान में है कि आप इसको कर सकते हैं। तो अगर उसी चीज़ को हम उसकी पैरवी कर रहे हैं तो इसमें इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग इसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। रही बात कट्टरपंथी की, मैंने बार बार ये कहा कि कट्टरपंथ की जो परिभाषा दुनिया में दिखाई जा रही है वो नहीं है। कोई मुसलमान अगर कट्टरपंथी है तो इसका मतलब यह है कि वो दीन के बताए रास्तों पर चलेगा और हमारा दीन ये कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में सोने वाला रहने वाला अगर भूखा सो रहा है तो तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। और गौर करने वाली बात यह है कि वो सोने वाला जो भूखा रहने वाला पड़ोसी, वहाँ पे ये कतई मेंशन नहीं है कि वो मुसलमान होगा कि किसी शिया होगा कि सुन्नी होगा। तो इसका मतलब कि हमारा दीन हमें ऐसी तालीम दे रहा है कि एक इंसान का कत्ल करना यानी पूरी इंसानियत को कत्ल करने देने के बराबर है। उस वक्त में अगर हम ये कहें कि हम पूरी तरीके से दीन पर चलते हैं, कट्टरपंथी है, तो इसमें क्या, ये तो इंसानियत के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि कट्टरपंथ की एक अलग परिभाषा पेश कर दी गई है जो मुझे कबूल नहीं है। कम से कम आप हिजाब की भी वकालत करती हैं? हाँ, बिल्कुल। या हिजाब की वकालत भी करती हैं? ये अख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे सुमैया को अख्तियार है, वो क्या करना चाहती हैं, तो ये अख्तियार तो होना चाहिए। बिल्कुल। वो कैसे चाहते? आप ये बताएं कि किसी, इस्लाम ये नहीं कहता है कि अगर कोई हिजाब ना करे, कोई नमाज ना पढ़े, कोई रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई जुल्म और तशद्दुद किया जाए, उसको कन्विंस किया जाए, उसको दीन की तरबियत और तालीम दी जाए। अगर वो फिर भी नहीं करता, ये उसकी मर्ज़ी, अब ये उसका और उसके मालिक का मामला हो गया, ऊपर वाले का। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हिजाब करती हूँ, मुझे हिजाब करने का राइट चाहिए। मैं स्कूल कॉलेज जाऊँगी तो अपने आप को ढक के जाऊँगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। इसकी अधिकार मुझे है और मुझे इसकी आज़ादी मिलनी आपको चाहिए। इसका अधिकार, लेकिन